नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। वक्त हो चला है सुपरफास्ट खबरों का। नारनौल में सीएम मनोहर लाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी किसान कृषि कानून का समर्थन करें। सीएम मनोहर लाल ने आश्वासन देते हुए कहा कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, साथ ही अगर किसी ने एमएसपी खत्म करने की कोशिश की तो मनोहर लाल राजनीति छोड़ देंगे। साथ ही मनोहर लाल ने मेंदोला से लेकर नारनौल तक 4 लाइन रोड बनाने का आश्वासन भी दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि केंद्रीय कृषि बिल पर चल रहा आंदोलन किसानों का नहीं बल्कि राजनीतिक लोगों का है। आंदोलन उसी समय खत्म हो जाएगा जब इसमें से राजनीति निकल जाएगी। राव इंद्रजीत सिंह ने एसवाईएल पानी के मुद्दे पर कहा कि नारनौल में मुख्यमंत्री की जनसभा की जा रही है और ऐसे ही कुरुक्षेत्र, जींद और रोहतक जैसे क्षेत्रों में भी रैली की जाए ताकि वहां का जो किसान पंजाब के किसानों के साथ आंदोलन में लगा है वो हमारे साथ आए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति पर कहा कि कांग्रेस में एक परिवार के कब्जे की लड़ाई चल रही है। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बने ताकि बीजेपी को एक बार फिर सत्ता में आने का मौका मिले। जेपी दलाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नीतियां किसान हितैषी नहीं बल्कि सत्ता में रहते फसलों के आयात की नीति थी। जेपी दलाल ने कहा कि विपक्ष मतभेद रखे लेकिन किसानों को मारने का काम न करे। जेपी दलाल ने कहा कि पीएम मोदी ने स्वदेशी को बढ़ावा दिया है जिसके चलते दालों और खाद्य तेलों का आयात नहीं होता और हमारे किसानों को फसलों का बढ़िया दाम मिले। किरण चौधरी के प्रदेश में पानी के समान बंटवारा न करने के आरोपों पर पलटवार करते हुए जेपी दलाल ने कहा कि किरण चौधरी को पानी बंटवारे की पूरी जानकारी नहीं है। बीजेपी सरकार में पानी का समान बंटवारा हुआ है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास पर ड्राइंग अध्यापकों ने पहुंचकर के ज्ञापन सौंपा। अध्यापकों ने मांग की है कि सरकार उनको उनके पद पर वापस रखे। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि वो ड्राइंग अध्यापकों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे और कैबिनेट की मीटिंग में भी इस मसले पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि 2010 में 816 ड्राइंग अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी जिसे हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था और वहां वो टीचर केस हार गए और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज कर दी थी। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के कार्यकर्ता लगातार अंबाला के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी हर रोज जनता के बीच पहुंचकर पार्टी की नीतियों को उनके सामने रख रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा वार्ड नंबर 18 के सोंडा गांव पहुंचे। यहां लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का जोरदार स्वागत किया। विनोद शर्मा ने लोगों को अंबाला के विकास का भरोसा दिया। इस दौरान हरियाणा जनचेतना पार्टी वी में कई कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराया गया जो बीजेपी छोड़कर के आए। संदीप सचदेवा, संजीव सचदेवा, सुमित सचदेवा के साथ साथ अमित सचदेवा और शुभम सचदेवा समेत कई कार्यकर्ताओं ने हरियाणा जनचेतना पार्टी वी का दामन थामा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा अंबाला के जिस इलाके में भी पहुंच रहे हैं लोग उनके विकास के कामों को जरूर याद कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अंबाला का जितना विकास कराया उतना किसी ने नहीं कराया। विनोद शर्मा वार्ड नंबर 18 में चुनाव प्रचार करने के बाद वार्ड नंबर 15 पहुंचे। यहां उन्होंने मेयर पद के उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के साथ साथ वार्ड प्रत्याशी बलविंदर सिंह के लिए भी वोट की अपील की। विनोद शर्मा ने कहा कि निगम चुनाव जीतने के बाद वो निगम से भ्रष्टाचार को खत्म कराएंगे। साथ ही आईएमटी को लेकर भी उन्होंने वार्ड नंबर 15 के लोगों से बातचीत की। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा अंबाला के युवाओं को रोजगार देना उनकी प्राथमिकता है क्योंकि अंबाला के युवाओं को उनका हक आज तक नहीं मिला है। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद के उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। वो अंबाला के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रही है और भगवान का आशीर्वाद ले रही है। शक्ति रानी शर्मा मॉडल टाउन स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया और भगवान के आशीर्वाद के बाद ही उन्होंने प्रचार अभियान की शुरुआत की। शक्ति रानी शर्मा विकास के दावे और अंबाला की तस्वीर बदलने की बात के साथ जनता के बीच पहुंच रही है। वो लोगों को भरोसा दिला रही है कि चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर ही उनकी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। शक्ति रानी शर्मा जब जंडली इलाके में पहुंची तो वहां भी लोगों का उन्हें भारी जन समर्थन मिला। जंडली इलाके में शक्ति रानी शर्मा ने ताबड़तोड़ प्रचार किया और लोगों से वोट की अपील की।
हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा जब जंडली गांव में चुनाव प्रचार कर रही थी तो 9 साल की बच्ची माही ने उनका हाथ पकड़ लिया। माही ने शक्ति रानी शर्मा से मांग करते हुए कहा कि ना तो उसके गांव में 10वीं तक स्कूल है और न ही पार्क। इसके अलावा माही ने हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा से कहा कि उनके मम्मी पापा के पास मकान भी नहीं है। इस पर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि ये सब कुछ आप लोगों को मिलेगा क्योंकि ये जनता का अधिकार है। शक्ति रानी शर्मा ने वादा किया कि जनरल इलाके में स्कूल, पार्क और घर बनाकर के दिया जाएगा, जिसके बाद माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। माही से मिलने के बाद शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि ये विडंबना है कि जो इन लोगों का अधिकार है वो इन तक इन्हें नहीं मिल रहा है। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि अंबाला के बच्चे भी इतने जागरूक हैं कि वो अपनी बात सीधे रख रहे हैं। इस बात की मुझे खुशी है और जीत के बाद ये तमाम समस्याएं दूर कर दी जाएंगी। शक्ति रानी शर्मा जनरल इलाके के बाद नदी मोहल्ले इलाके में पहुंची। यहां उन्होंने मैराथन प्रचार किया और लोगों से वोट की अपील की। शक्ति रानी शर्मा ने यहां कहा कि मेयर पद का चुनाव जीतने के बाद वो अंबाला निगम से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त कर देगी। उन्होंने कहा कि निगम में अंबाला के 2000 युवाओं को नौकरी भी दी जाएगी। साथ ही किसी भी काम के लिए अंबाला की जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा। यहां उन्होंने व्यापारियों से भी मुलाकात की और समर्थन की भी अपील की। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि अंबाला के व्यापारियों के सामने जो भी समस्या आती है उनका समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। नगर निगम चुनाव के लिए जारी प्रचार में हरियाणा जनचेतना पार्टी वी ने पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में कार्तिकेय शर्मा ने अपनी माताजी शक्ति रानी शर्मा के लिए चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार के लिए कार्तिकेय शर्मा अंबाला कपड़ा मार्केट में पहुंचे, जहां उन्होंने कपड़ा व्यापारियों से वोट की अपील करते हुए मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। इस दौरान हरियाणा जनचेतना पार्टी वी को कपड़ा मार्केट का भारी समर्थन भी मिला और कपड़ा व्यापारियों ने कार्तिकेय शर्मा की माताजी शक्ति रानी शर्मा को अंबाला मेयर पद के लिए पहली पसंद बताया। कपड़ा व्यापारियों से बात करते हुए कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मेयर का चुनाव जीतने के बाद उनकी माताजी नगर निगम से भ्रष्टाचार दूर करेंगे और युवाओं के लिए नौकरियां देने का काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अंबाला वासियों की समस्याओं का 10 दिन में समाधान भी किया जाएगा। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के कार्यकर्ता लगातार अंबाला के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। साथ ही पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी जनता के बीच पहुंचकर पार्टी की नीतियों को उनके सामने रख रहे हैं। साथ ही अंबाला के विकास का भरोसा भी लोगों को दिला रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अंबाला के वार्ड नंबर 12 में चुनाव प्रचार किया, जहां उन्होंने वार्ड नंबर 12 के हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के प्रत्याशी अमनदीप कौर और मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट मांगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने ट्वीट कर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस की बधाई दी। लिखा कि विश्व में आर्थिक विकास, सुख, शांति और समृद्धि के लक्ष्यों को सिर्फ मानव एकजुटता से ही प्राप्त किया जा सकता है। चरखी दादरी की पुरानी अनाज मंडी से बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर 1.5 लाख रुपए की लूट की। बदमाशों की गोली से एक दुकानदार भी घायल हो गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने दुकानदार को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसको रोहतक पीजीआई में रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जिले भर में नाकेबंदी कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। यमुनानगर के फैजपुर गांव में सिंचाई विभाग में बनी कॉलोनी में खंडर में एक व्यक्ति का अस्त व्यस्त शव मिला है। सिंचाई विभाग के चौकीदार ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही एसएचओ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव के पास से पत्थर भी मिले हैं जिन पर खून लगा हुआ है। शव के ऊपर नमक डालकर के जमीन में दबाया गया। मृतक का केवल चेहरा नजर आ रहा है। शव की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। कैथल में शुगर मिल के पास डंपर के साइड लगने से मोटरसाइकिल सवार पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। दंपति मोटरसाइकिल पर सवार होकर कैथल आ रहे थे और शुगर मिल के पास डंपर के साइड चलने से मोटरसाइकिल सड़क पर जा गिरी। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। यमुनानगर के जिला जेल में 90 बंदियों को ऐसी ट्रेनिंग दी गई जिसके चलते वो जेल से रिहा होने के बाद अपने पैरों पर खड़े होकर के अपने और अपने परिवार का पेट भर सके। प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत जेल में बंदियों के लिए विशेष कोर्स चलाए जा रहे हैं। राजमिस्त्री एवं लीड कॉर्पोरेटर और वुडन फर्नीचर वोकेशनल कोर्स 3-3 महीने के लिए शुरू किए गए हैं। अभी 90 बंदियों ने ये कोर्स कंप्लीट किए हैं। जेल से रिहा होने के बाद होने से पहले इन बंदियों को सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, जिसके आधार पर वो बैंक से लोन लेकर के अपना काम कर सकते हैं।
घने कोहरे की सफेद चादर ने अंबाला में वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे हो या शहर के अंदरूनी इलाके, हर जगह वाहन या तो सड़क के किनारे खड़े मिले या रिंग रिंग करके चलते हुए नजर आए। घने कोहरे के चलते वाहन चालकों को हेडलाइट्स और इंडिकेटर की मदद लेकर के अपनी मंजिल तक सफर बड़ी मुश्किल से तय करने को मिला। शहर पर निकले लोग चाय का लुत्फ उठाते हुए भी दिखाई दिए। गुरुग्राम में संघी कार चालक ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। गनीमत यह रही कि इस हमले में किसी को कोई चोट नहीं आई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये मामला दो पक्षों के झगड़े का है, जिसमें एक पक्ष के कुछ लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति ने दो लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। जब दोनों युवक अस्पताल के अंदर भागने लगे तो गाड़ी चालक ने अस्पताल पर ही गाड़ी से हमला बोल दिया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। भवानीखेड़ा में ऑल हरियाणा दिव्यांग संघर्ष समिति के आह्वान पर शहर में रोष प्रदर्शन किया गया। शहीद गुलाब सिंह पार्क के सामने दिव्यांगों ने हिसार लोकसभा सांसद विजेंद्र सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। हल्का विधायक बिशंबर वाल्मीकि और सरकार के खिलाफ भी की गई जमकर के नारेबाजी। मांगे जल्दी पूरी नहीं होने पर 11 जनवरी को किया जाएगा राज्य स्तरीय प्रदर्शन। बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होने के बावजूद भी गरीबों की गेहूं के कोटे को गायब करने का गौरव धंधा सामने आया है, जबकि विभाग इसमें लीपापोती करता हुआ नजर आया। यमुनानगर के वार्ड नंबर 21 में एक डिपो होल्डर टेम्पो में गेहूं लादते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जबकि खुले बाजार में बेचने के लिए जाने को तैयार था। नूंह में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 65,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनमें से तकरीबन 55,000 किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। कृषि विभाग के क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर ने कहा कि पहले किस्त में ज्यादा किसानों ने आवेदन किया था। कुछ किसान यहां से दूसरे जिले में रहते हैं, जिसकी वजह से अभी भी लोग लगातार आवेदन कर रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों के लिए करनाल किसान भवन में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सोहना में जमीनी विवाद को लेकर के दो पक्षों में चली गोली। गांव नुनेरा के पूर्व सरपंच को लगी गोली, विवाद में 7 लोग घायल। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सरकार पर बोलते हुए कहा कि जनता का भाजपा में शायद विश्वास बनता अगर भाजपा एसवाईएल को लेकर नहीं, बल्कि देश दुनिया को अन्न उपलब्ध करवाने वाले अन्नदाता के दर्द को समझकर उनके साथ उपवास पर बैठती। कुमारी शैलजा ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से मिलकर के तीनों काले कृषि कानूनों को रद्द करवाना चाहिए। केंद्र सरकार सिर्फ किसानों को बरगलाने में लगी है। उन्होंने कहा कि जेजेपी ने बीजेपी के विरोध में अपने विधायक बनाए और सत्ता सुख भोगने के लिए बीजेपी की गोद में जाकर के बैठ गए, जबकि उन्होंने अपना समर्थन वापस लेकर किसानों के साथ खड़े होना चाहिए। कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव कोसली विधानसभा के गांव पुरखोतमपुर और गांव लिसान में विकास कार्यों का उद्घाटन करने पहुंचे और सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। विधायक ने कहा कि पहले नहरों में इस क्षेत्र को 200 क्यूसेक पानी मिलता था, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद में 800 क्यूसेक पानी मिल रहा है और कुछ 16 दिन बाद पानी आ रहा है। गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी स्थित आर्य समाज मंदिर में स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी नेता नवीन गोयल शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे बीजेपी नेता नवीन गोयल ने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद ने जो बलिदान दिया, आज उसी बलिदान की बदौलत धर्म के साथ साथ युवाओं में जागृति आई है और समाज एक बेहतर विश्वास और प्रेम के साथ आगे बढ़ रहा है। नवीन गोयल ने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद ने तमाम ऐसी कृतियों को समाज से दूर किया है और अपने जीवन को समाज कल्याण और उत्थान में लगा दिया कि ऐसे व्यक्तित्व को आज भी प्रेरणा के स्रोत के रूप में लोग उनके विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। झज्जर की दिल्ली सीमा के टीकरी बॉर्डर पर किसानों को समर्थन देने पहुंचे गुलिया खाद के लोग और 35 लाख रुपए कीमत के ट्रैक्टर में सवार होकर घटनास्थल पर पहुंचे। इस ट्रैक्टर को खाद के प्रधान सुनील गुलिया ने विशेष रूप से तैयार करवाया। ट्रैक्टर में आगे और पीछे 4-4 टायर लगे हैं और ट्रैक्टर चालक के लिए विशेष रूप से उसकी सीट के ऊपरी हिस्से में पंखा लगवाया गया। गुरुग्राम की भौंसे स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में रिक्रूट बेसिक कोर्स बैच के 88वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डीजीपी मनोज यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही जवानों को भी शुभकामनाएं दी।
सिरसा के डीएसपी जगदीश जोशी ने गरीब बस्ती में पहुंच करके गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए कॉपियां, पेंसिल, रबड़ और कुछ खेलने का सामान दिया। सबसे पहले डीएसपी जोशी ने बच्चों से गीत, भजन, कविताएं सुनी। वहीं उन्होंने कहा कि ये हमारे समाज का वो हिस्सा है जो लोग समाज में समझते नहीं हैं। उत्तर भारत के अधिकतर शहर शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर में 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ने सर्दी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तापमान में गिरावट के साथ कंपाने वाली सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी राज्य में ठंड का जो सितम बढ़ रहा है उसकी मुख्य वजह पहाड़ों पर भारी बर्फबारी है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। दिसंबर के आखिर तक दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले सप्ताह तक ऐसी ही ठंड की स्थिति बने रहने का अनुमान जताया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गढ़ बीरभूम में बीजेपी नेता अमित शाह का भव्य मेगा शो। 2 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में हजारों की भीड़ उमड़ी। 2 किलोमीटर तक भीड़ में लोग जय श्री राम के नारे का उद्घोष करते रहे। बीरभूम में रोड शो के बीच अमित शाह ने ट्वीट किया और कहा कि बंगाल में बदलाव की तड़प है। उन्होंने कहा कि लोगों की ये भीड़ लोगों की बदलती तड़प को दिखाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से मौका दीजिए, हम 5 साल में सोनार बंगला बना देंगे। अमित शाह ने कहा कि ऐसा रोड शो जीवन में नहीं देखा होगा। नए साल से बीजेपी के कद्दावर नेता और गृह मंत्री अमित शाह हर महीने में से 1 सप्ताह बंगाल में गुजारेंगे और चुनावी घटनाक्रम, प्रचार, रणनीति, माहौल पर कड़ी नजर रखेंगे। किसानों के समर्थन में दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में समाजसेवी नाजारे प्रदर्शन करेंगे। 25 दिन से राजधानी की सीमाओं पर डटे हैं किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। पीएम का ये दौरा अचानक तय हुआ। पीएम ने गुरुद्वारे रकाबगंज में मत्था टेका। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे तो यहां कोई विशेष बंदोबस्त नहीं थे और न ही किसी तरह का ट्रैफिक डायवर्जन किया गया था। प्रधानमंत्री ने सामान्य व्यक्ति की तरह गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंच करके शीश नवाया। गुरुद्वारे रकाबगंज साहिब के हेड ग्रंथी हरदयाल सिंह ने पीएम को सिरोपा दिया। उन्होंने कहा कि मोदी ने उनसे गुरुद्वारे का इतिहास पूछा और उन्होंने ध्यान से सुना। पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर की ओर से किए गए त्याग को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गुरुद्वारा रकाबगंज में माथा टेकने के बाद पीएम मोदी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी और कई फोटो भी शेयर की। देश में 24 घंटे में 26,834 नए केस मिले हैं। 342 मरीजों की मौत हुई है। 1,31,00,000 से ज्यादा टोटल केस हुए। 3,03,000 से ज्यादा केस एक्टिव हुए हैं। दिल्ली में कोरोना का शिकंजा, 24 घंटे में सामने आए 1,139 नए केस, 32 लोगों की हुई मौत, 10,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 74 मरीजों की मौत और कुल मौत का आंकड़ा हुआ 48,648 के पार। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार और एक दिन में आए 1,127 नए केस, अब भी 9,000 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल और एक दिन में मिले 1,205 नए केस, अब तक 5,43,631 से ज्यादा मरीज हुए थे। राजस्थान में कोरोना के 12,000 से ज्यादा केस एक्टिव, एक दिन में 979 नए केस आए सामने, मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,98,000 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 479 नए केस, मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,78,000 के पार। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 7,66,00,000 के पार, अब तक 16,91,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। अमेरिका में बढ़ी ठीक होने वालों की तादाद, कुल मरीजों की संख्या हुई 1,80,00,000 के पार, अब तक 1,05,00,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील, अब तक 1,86,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या, कुल मरीजों की संख्या हुई 28,19,000 के पार, अब भी 5,14,000 से ज्यादा केस एक्टिव।